तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक स्पेशल टॉपिक है, विच इज मॉडर्न थियरीज रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर बात हम करते हैं वैसे 3 थियरीज की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी 2 थियरीज, क्योंकि लिगेंड फील्ड थियरी जो है वो नीट एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये 2 टॉपिक वीबीटी और सीएफटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। 4 नंबर का सवाल है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक बार क्विक रिवीजन करके देखते हैं इससे कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप सभी जानते हैं, आप सबने पढ़ रखा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो पढ़ने जरूरी हैं। वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो आपको पॉइंट्स कुछ अच्छे से रीड करने हैं, समझने हैं। पोस्टुलेट्स हैं, अजम्पशंस हैं, कुछ भी मान लीजिए आप इसको, अजम्पशंस मान लीजिए। ठीक है, पोस्टुलेट रहने दीजिए, अजम्पशंस मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या अज्यूम किया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और कैसे करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप वीबीटी लगाते हैं तो उसकी पहली अजम्पशन ये है कि जितने लिगेंड्स मेटल एटम से जुड़ेंगे वो कुछ नंबर होंगे, 2 3 4 5 6। जितने लिगेंड्स भी मेटल से जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे सपोज करो, तो मेटल के उतने ही ऑर्बिटल खाली रहे होंगे। मेटल अपने जितने ऑर्बिटल्स एम्प्टी करेगा उतने ही लिगेंड उससे अटैच हो सकेंगे। ये इसकी पहली अजम्पशन है। ठीक है, दूसरी अजम्पशन कहता है कि जो मेटल होता है उसका s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, s, p और d, जिसकी वजह से आपको कुछ पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलेंगी। जैसे sp3 आपको देखने को मिलेगा, dsp2 देखने को मिलेगा, sp3d देखने को मिलेगा, dsp3 देखने को मिलेगा, sp3d2 देखने को मिलेगा, d2sp3 देखने को मिलेगा। तो दीज आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम शो करना चाहता है। अगर वो sp3 शो करेगा यानी 4 लिगेंड्स होंगे, टेट्राहेड्रल शेप होगी। dsp2 शेप, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, लेकिन शेप जो है वो स्क्वायर प्लैनर होगी। अगर sp3d शो करना चाहता है या sp3d शो कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहा होगा और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी। अब यहां फर्क यह नहीं पड़ता कि sp3d हो या dsp3 हो, शेप विल रिमेन सेम। वही होता है sp3d2 और d2sp3 में। अगर आपका आंसर sp3d2 या d2sp3 आया तो ये तो साफ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा होगा और शेप रहेगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है बात, याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि इनर डी भी पार्टिसिपेट कर सकता है और आउटर डी भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो sp3d भी है और dsp3 भी है, तो आउटर डी भी काम कर सकता है, इनर डी भी काम कर सकता है इन हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका एक अजम्पशन है, साफ दिखाई दे रहा है। अगली बात यह है कि वीबीटी कहता है जो लिगेंड होता है उसके पास कम से कम एक भरा हुआ ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके मेटल को। आप सभी जानते हैं मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और ऐसा करने के लिए लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल लॉन पेयर का फिल्ड होना चाहिए ताकि वो पेयर को आगे डोनेट कर सके। ये बात यहां लिखी गई है। दूसरी बात यह है कि मेटल का ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, लिगेंड का ऑर्बिटल भरा हुआ होना चाहिए। यही एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल का और भरा ऑर्बिटल लिगेंड का आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वीबीटी करने से पहले अगर आप वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स याद कर लें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वीबीटी में तो नहीं ही होगी। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है जिसमें अगर आप वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद कर लें तो वीबीटी के क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाते हैं, एंड सो सीएफटी के भी। ठीक है, तो वीक लिगेंड्स अगर आप देखें तो आई, बीआर, एससीएन, सीएल, एस, NO3, F, OH, ऑक्सलेटो आयन भी होता है,
ठीक है, ऑक्जेलेटो, ये होता है ऑक्सो, और ये एक्वा। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि वीक लिगेंड की कैटेगरी में होते हैं, और ये कुछ लिगेंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में होते हैं, जैसे NCS माइनस, EDTA, PY, NH3, EN, NO2, CN, CO, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जिसमें आपको 4-5 लिगेंड्स देकर उसका एक ऑर्डर पूछता है कि इसको अरेंज कर दो स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो याद रखना, ये वीक लिगेंड का एक सीक्वेंस लिखा हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का सीक्वेंस लिखा हुआ है। ये वीक लिगेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं VBT की। जब आप VBT अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें तो यार बहुत सारी एजम्पशंस हैं। जब आप VBT अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है, ये आपको सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान रखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट करके क्वेश्चन हो सकता है, जहां अजम्पशंस और लिमिटेशंस मिलाकर पूछ सकता है कि VBT के लिए कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है। आपको ये जो लिमिटेशंस हैं ये बहुत अच्छे से पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है कि जब आप 4 ऑप्शंस देखो तो आपको पता लग जाए ये वाला पॉइंट तो गलत है यार, ये नहीं पढ़ा हुआ, इस तरीके से। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है उसके लिए श्योर नहीं होता। ठीक है, ये बात यहां है। आपको ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज भी कॉम्प्लेक्स की एक्सप्लेन नहीं करता कि कॉम्प्लेक्स में स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट हो सकती हैं। जब कॉम्प्लेक्स अपने में से रेडिएशन निकालता है तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे अपॉन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, उसके बारे में ये बात नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि आपका कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली, ये आपको नहीं बताता है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जैसा आपको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि जब 4 लिगेंड्स जुड़े होंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा कि स्क्वायर प्लेनर, वो इसको नहीं पता है, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन ये नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ गई? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की 2 पॉसिबल शेप्स हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा कि स्क्वायर प्लेनर में होगा। इसके पास कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है। ठीक है, ये अंतर नहीं छाड़ सकता वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में। अब बच्चा बोलेगा सर आपने तो लिखवा दिया, तो बेटा ये मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाया है। VBT के सवाल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ये एक ट्रिक होता है जिसमें अगर आपको वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पता होना चाहिए, इसलिए यहां पे बताया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, दीज आर द लिमिटेशंस रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो। 4 नंबर का सवाल है बेटा, कहीं से भी हो सकता है, यहां पे कहीं से भी। बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि हाँ था तो बोर्ड पे मैंने देखा तो था, हाँ ध्यान नहीं दिया, सर की बात नहीं मानी और देख लो आप। 4 नंबर का नुकसान हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों इसमें ना एक टॉपिक होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट करने के लिए वो पूछ सकता है। हालांकि काफी टाइम हो गया है, EAN से कभी सवाल नीट में आया नहीं है, काफी टाइम हो गया है, तो हो सकता है इस बार आ जाए, इसलिए यहां पर इसको मेंशन किया मैंने VBT CFT के बीच में कहीं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, माइनस कर देते हैं उसका जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे +2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, समझ गए ना, ये तो सिंपल है। उसमें जोड़ देंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज फॉर ईच कोऑर्डिनेशन नंबर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है जी, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये चार्ज हो गया और ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर में से चार्ज घटा दोगे, इफेक्टिव प्रोटॉन्स आ जाएंगे। फिर इफेक्टिव प्रोटॉन्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सिज्विक ने, जिसने ये कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया था, उसने कहा था कि हर मेटल एटम लिगेंड से तब तक ही जुड़ता है जब तक वो नियरेस्ट नोबल गैस वाली कॉन्फिगरेशन अचीव नहीं कर लेता।
ठीक है, नियरेस्ट मतलब समझो जैसे आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो 26 के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो 18 वाला भी है, और 26 से नेक्स्ट आप मान लो तो मेरे हिसाब से 36 वाला भी है। तो जो आयरन है वो 36 वाला यानी नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, ऐसा सिजविक कहता है। अकॉर्डिंग टू सिजविक्स थ्योरी, मेटल आयन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड, तब तक एक्सेप्ट करता रहता है लिगेंड से मेटल अंटिल इट अचीव्स द नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं Fe की बात कर रहा था, FeCN6 होल के ऊपर -4, कहा राइट इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उसका सिंपल सा रूल होता है, आप पहले एटॉमिक नंबर बताओ सेंट्रल मेटल एटम का, तो सर वो तो है 26, माइनस इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये माना हमने x, Cn पर होता है -1, 6 टाइम्स -6 इक्वल टू टोटल चार्ज विच इज -4, x इज इक्वल टू +2, तो यहां आ गया 2, ठीक है, ये तो हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यू नो दैट Cn इज मोनोडेंटेट लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 हो गया, तो 26 में से 2 गए बच्चों 24, 24 और ये हो गया 12, ये आ गया हमारा 36 विच इज द नेक्स्ट नोबल गैस टू द आयरन, 36, ठीक है, क्रिप्टन बोलते हैं 36 प्रोटॉन वाले को। तो ये है सिजविक का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस पे नहीं लगा है, ठीक है, लगे चाहे ना लगे सिजविक थियरी, फॉर्मूला तो यही यूज करना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काफी टाइम हो गया पूछे, चांस हो सकते हैं कि इस बार आपके एग्जाम में EAN से सवाल देखने को मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट फिर आता है CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी कहता है, सिंपल बात समझ लो पहले, कि मेटल और लिगेंड ये इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ये कहना चाहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, ये CFT ने बताया है। लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस माना गया है, लिगेंड ऐसे पॉइंट चार्जेस हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उससे आयनिक बॉन्ड बनता है, ऐसा CFT हमें सजेस्ट करता है, ठीक है जी। इट कंसीडर्स दैट द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड टू बी आयनिक, that is the ligands are treated as point charges and they transfer electrons to the metal ion. This interaction becomes ion-ion interaction and bond is purely ionic. And we can say also that there is electrostatic force of attraction between this ligand and the metal ion. बात क्लियर? ठीक है, चलो। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसा होने पर जब ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की तरफ, तो मेटल ना लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से इतना प्रभावित होता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स से मेटल इतना प्रभावित होता है कि उसके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं 5, जिनकी एनर्जी बराबर होती है dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz², वो एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाने के चक्कर में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं विद डिफरेंट एनर्जीज, स्प्लिटिंग हो जाती है, d की स्प्लिटिंग हो जाती है, ये ध्यान रखना। अब इसमें होते हैं 2 केस, एक 6 वाला यानी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक टेट्राहेड्रल वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यानी सेंट्रल मेटल एटम जब 6 तरफ से घिरा होगा, तो CFT का आपको ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए कि 5D की स्प्लिटिंग ऐसी होगी कि 3D एक साथ, 2D एक साथ। जो 3D एक साथ होंगे dxy, yz, xz, ये T2G कहलाएंगे, T2G सबशेल, T2G सबशेल। और जो 2 इकट्ठे होंगे dx² - y² और dz², वो कहलाएगा EG सबशेल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबशेल्स इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी which is T2G subshell comprising of 3 orbitals of dxy, dyz, dxz, and one is EG subshell containing 2d orbitals dx² - y² and dz²। ये तो याद हो जाएगा आपको, 3 वाले को T2G, 2 वाले को EG। दूसरी बात, जब ये स्प्लिट होगा तो T2G के पास होगी लेस एनर्जी,
लेस हिस्सा होगा, और इसके पास गैप का ज्यादा हिस्सा होगा, ठीक है, तो इसके पास मोर एनर्जी, ठीक है जी। तो 2/5 यानी 0.4 टोटल डिफरेंस का 0.4 इसके पास है, T2G के अधिकार में है, और 0.6 EG के अधिकार में है। क्लियर है मेरी बात? इसको ये भी लिख सकते हैं ये 0.4 है, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये 0.6 है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो डी में 4 भरने हो, कितने भरने हो बच्चों? 4। तो 4 भरने के देखो 2 तरीके हैं, तो आपने यहां पर एक भरा 1 2 3 और 4, एक तो ये तरीका है कि आपने 4 भरने हैं, और क्या तरीका हो सकता है कि आपने एक भरा 1 2 3 और ऊपर जाने से पहले यहां भर दिया 4। तो इतना तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है कि सर ने अगर 3 एक एक दे के पेयरिंग यहीं करनी शुरू कर दी, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना मुश्किल पाएगा, यानी गैप ज्यादा पाएगा। कब ऐसे भरते हैं और कब मैंने जैसे पहले भरा था वैसे भरते हैं, सुन लो। जब आप 1 2 3 के बाद एक एक देकर ऊपर चले जाते हो तो वो वीक लिगेंड है, यानी वीक लिगेंड्स हैं कॉम्प्लेक्स में, तभी इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इलेक्ट्रॉन आप जंप करवा सकते हो, इजी में चला जाएगा जब T2G एक एक भरा होगा। लेकिन अगर आपने 1 2 3 करके यहीं पेयरिंग बना दी, यहां से पेयर बनाने शुरू किए नीचे से ही, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इन्फ्लुएंस में ही प्रभावित होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा दोबारा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। अच्छा, टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा होता है, 2 नीचे होते हैं 3 ऊपर होते हैं, लेकिन एक सिमिलर चीज होती है, ज्यादा हिस्सा अगेन EG के पास ही है 0.6 टोटल का, और तीनों के पास जो T2G है, T2G सबशेल जिसमें 3 d ऑर्बिटल्स हैं, उसके पास छोटा हिस्सा ही होता है 0.4, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे सर इस गैप को डेल्टा O और इस गैप को डेल्टा T बोलते हैं, तो गैप दोनों बराबर हैं? नहीं, डेल्टा O बड़ा है। देखो डेल्टा O बड़ा है 9/5 टाइम्स। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी कर रखा है, एक ही बात है। फाइव बाय नाइन नहीं होता, सॉरी 5/9 नहीं होता, 4/9 होता है। ये जो है बच्चों यहां गड़बड़ है, 5 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा T इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, ठीक है जी। तो डेल्टा O यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर लिगेंड्स वीक होंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना। हाई स्पिन क्या होता है? नीचे वाले एक एक भर के ऊपर वाले सब शेल्स में चले जाओ। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नीचे वाले एक एक भर के नीचे वाले ही पेयर करो, पहले ऊपर जाने से पहले नीचे ही पेयरिंग करो, तो लो स्पिन होता है। और लो स्पिन तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। फिर वो आपसे मांग सकता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, CFSC। तो ऑक्टाहेड्रल में कैसे निकालते हैं? 0.4 तुम समझ गए, 0.4 ऑक्टाहेड्रल में 0.4 हिस्सा किसके पास है? T2G के पास। यानी ये जो X है ना, X ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ठीक है। ये Y जानते हो Y कौन है? Y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। यहां पर भी वही है, X वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और Y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। ये अलग सा कैसे? क्योंकि तुम याद करो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो 3 ऑर्बिटल्स T2G वाले नीचे होते हैं, तो यहां माइनस में है एनर्जी, नीचे है, और उनके पास 0.4 हिस्सा होता है। और जो EG वाला होता है वो ऊपर होता है, इसलिए पॉजिटिव है, और उनके पास ज्यादा हिस्सा होता है 0.6, तो उससे याद कर लेना 0.6। Y EG के इलेक्ट्रॉन्स और X T2G के इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ZP। ये जो Z होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, ठीक है। P पेयरिंग एनर्जी होती है। ये सब पता होगा आपको, फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, बोथ CuNS3 6+3 एंड CuF6 -3 आर ऑक्टाहेड्रल। दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, बट दे आर डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो बेटा, इन दोनों के पास 6 लिगेंड है, तो जब लिगेंड्स 6 होते हैं
मतलब मैं कह रहा हूं यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो ऑक्टाहेड्रल है। रही बात इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की कि इन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहां पे वीक लिगेंड है। करते कैसे हो देखो, तुम जानते हो दोनों में कोबाल्ट है और कोबाल्ट की स्टेट यहां पर +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर आप यहां पे भी निकाल के देख लो, वहां पे भी निकाल के देख लो। और कोबाल्ट जब +3 में होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है AR, वैसे तो होती है 3D7 4s2। अब 2 कम कर दिए तो 3 कम कर दिए तो 3D6 हो गया। ठीक है, अब 3D6 हो गया तो आप जानते हैं आपको 3D रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 4s रिप्रेजेंट करना पड़ता है और 4p रिप्रेजेंट करना पड़ता है। याद होगा ये तो आपको, VBT है ना। फिर क्या करते हैं 3D 4s 4p रिप्रेजेंट करके, 3D में 6 हैं तो 6 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर NS3 की बात करते हैं, NS3 6 हैं और जगह खाली है 1 2 3 4। ऊपर से NS3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, फोर्स्ड पेयरिंग करता है। फोर्स्ड पेयरिंग करने से क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं, वो ऐसे हो जाएंगे और यहां पर 6 NS3 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी D2sp3। और क्योंकि पेयर हो गए तो ये हो गया डायामैग्नेटिक। ठीक बात। लेकिन जब F वाला केस आएगा तो F है वीक लिगेंड, और जो वीक लिगेंड होता है, यहां से देखना बेटा, जो वीक लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन 6 ऐसे भर के दिखाओगे 1 2 3 4 5 6। जो वीक लिगेंड होता है वो फोर्स पेयरिंग नहीं करता, वो आगे जाता है जगह लेने। तो 4 जगह तो ये हो गई, 2 आगे से ले लेगा, तो sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 होने से आप देख रहे हो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं और दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग है, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, हमने VBT से देखा। अगले में बोलता है CONS3 डायामैग्नेटिक है और COF6 पैरामैग्नेटिक है। यस ट्रू, यही तो बात कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, समझ में आ ही गया होगा आपको, आता ये VBT लगाने। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फोर्स्ड पेयरिंग करते हैं, ठीक है, और अगर वीक लिगेंड है तब हंट्स रूल फॉलो करते हैं। हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आपको 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो आप सबको पता है कॉन्सेप्ट ज्यादा एनर्जी वाला क्या है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं ना, वही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वही विदस्टैंड कर सकते हैं लार्ज एनर्जी पे, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एब्जॉर्ब मोर एनर्जी इज द कॉन्सेप्ट। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसके पास है। तो सर इसमें H2O है वीक लिगेंड, En है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, H2O है वीक लिगेंड, En है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां सिर्फ En है, सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं इसमें, तीनों के तीनों। तो C वाला सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यानी A ऑप्शन B ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें भी C जीत रहा है, इसमें भी C जीत रहा है। अच्छा, इसके बाद बच गए ये दोनों ऑप्शन A और B। A में 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है En, और इसमें एक ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी C के बाद A फिर B, ये हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? बात क्लियर? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए, वीक लिगेंड्स कौन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वेवलेंथ कम होगी। तुम्हें तो पता है एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर क्वेश्चन वेवलेंथ का आया तो अपोजिट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट लिस्ट है, आपको मैच करवानी है, मैग्नेटिक मोमेंट्स दे रखे हैं। तो देखो बेटा इसमें करना क्या है, तो जैसे ए वाला ऑप्शन है Fe, ए वाला ऑप्शन है Fe, तो तुमने Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3d6 4s2, फिर देखा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 3 है, आप कैलकुलेट करोगे तो 4s खत्म हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा। 3d5 तुम्हें पता है 5 डब्बों में जब तुम 5 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे 3d है, 1 2 3 4 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, धक्के से जुड़ा बनाओगे जब, तो जब धक्के से जुड़ा बनेगा बताओ मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाई देंगे फोर्स्ड पेयरिंग करने पे। तो 1 2 3
4 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू अंडर रूट n+2 bm, और n आपका 1 है तो 1 यहां रखने पर √3 हो जाएगा, और √3 मतलब 1.73, यानी ए वाला ऑप्शन फोर्थ से मैच कर जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। 3D में 6 4s2 आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर आया इसका 3, निकाल लेना x -6 = -3, 3 आने पर 2s के खत्म हो गया, d का खत्म हो गया, 3d5 हो गया। 3d5 तुमने ऐसे दिखाया, फिर देखा रे लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है, फिर फोर्स पेयरिंग की तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई, इसकी फाइनल शक्ल में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, √3, तो इस तरह मैच हो गया। ठीक, ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं इस वाले की, तो यहां पर भी Fe है, Fe की कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होती है। फिर आपने चेक किया, अरे आयरन है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है, चेक कर लेना, तो 4s खत्म हो गया और ये 5 हो गया। तो तुमने 3D का डब्बा बनाया, 5 ऑर्बिटल्स दिखाए और 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 3 4 5। फिर देखा, अरे तो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 5 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट n+2, तो जब 5 किलो रखोगे, 5 5 + 2 7, √35, √35 मतलब लगभग 6 के आसपास, 5.92, तो ये इससे मैच हो जाएगा। बात क्लियर ये भी, ठीक है। अगला भी Fe है, तो Fe है, दोबारा फ्रेश ही कर लेते हैं, ये हो गया। फिर बेटा फिर Fe आ गया, Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, x -6 = -4, तो 2 आएगी, तो 2 मैंने कम कर दिए, +2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, 3D में बच गए 6, ऊपर से लिगेंड स्ट्रॉन्ग, समझ गए ना। 6 तो ऐसे दिखाओगे 1 2 3 4 5 6, फिर देखोगे अरे ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर धक्के से जुड़े बनेंगे, फोर्स पेयरिंग। फोर्स पेयरिंग करने से तुम तो जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, अरे तो सारे पेयर हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 0, तो म्यू भी क्या आ गया, 0, तो ये मैच हो गया इससे, ठीक है, तो फिर ये मैच हो गया इससे। बात क्लियर, 2021 का क्वेश्चन है ये, बात क्लियर बेटा। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स का सही ऑर्डर, 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना में पूछा गया सवाल, ठीक है, कि कौन सा लिगेंड का सही ऑर्डर लिखा गया है, बताइए। तो देखो तुम्हें याद होगा OX तो वीक लिगेंड वाली कैटेगरी में, तो यार ये ऑप्शन तो गलत ही है, F भी वीक लिगेंड है, जीता कैसे रहा है। अब दोनों में CN CN, ये तो ठीक है, CN के बाद यहां OX OX, चलो ये भी ठीक है। अब F ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि SCN, तो आपको याद होगा पहले I- है वीक लिगेंड, वीकेस्ट, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग Br है, फिर SCN है, फिर Cl है, फिर S है, फिर F है, तो F स्ट्रॉन्ग है SCN से, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, कर लेंगे, आसान है। नेक्स्ट आ जाओ यार, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये D ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, Cr+2, तो Cr होता है 3d5 4s1 +2 मतलब 2 कम कर दिए, तो क्या हो गया 3d4, और 3d4 जो होता है उसमें D में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, देख लेना इसमें से क्या आंसर आएगा, म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू √n+, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन CFT। तो सब जानते हैं यार ये ऑक्टेडल का केस है, क्योंकि CFT जब आप सोल्व करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑक्टेडल है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, ये ऑक्टेडल है। तो ऑक्टेडल में तुम्हें याद होगा 3 डब्बे हम नीचे बनाते हैं और 2 डब्बे ऊपर बनाते हैं, ये हमारा T2G होता है, ये हमारा EG होता है। अच्छा, अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम इसमें Fe की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x CN पे -6 6 बार है, और K का +1 4 बार +4, तो x की वैल्यू आ गई +2, +2 आने से ये कैंसिल हो गया, +2 आने से नोबल गैस आर्गन 3d6, D में 6 भरने हैं, ऊपर से है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो तुम्हें मैंने बताया था ना CFT में जब तुम इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए लिगेंड तुम्हारा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्ट्रॉन्ग हुआ
तो आपको पहले नीचे ही भरने हैं सारे 1 2 3 4 5 6। अगर कुछ बचेगा तो ऊपर ले जाएंगे, नहीं तो पहले नीचे ही पेयरिंग करनी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई? तो T2G6, EG में एक भी नहीं गया, EG0। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन आ गया। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, CFSC आपको COCl6 की दे रखी है 18,000 क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, और COCl4 की मांग रहा है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपको इसने ऑक्टाहेड्रल वाली दे रखी है 18,000, और ये टेट्राहेड्रल 4 वाली मांग रहा है, 4 वाली मांग रहा है। तो आप इन दोनों में रिलेशन जानते हो ना, क्या रिलेशन है? कि जो डेल्टा टी है वो 4/9 टाइम्स है डेल्टा ओ का, यानी 4/9 टाइम्स ऑफ 18,000। ये कट गया 2 पे, तो ये आ गया बच्चों 8,000। कौन सा ऑप्शन? 8,000। तो ये हो जाएगा हमारा डी, 8,000। क्लियर हो गया। 6 लिगेंड यानी ऑक्टल कॉम्प्लेक्स वाला हमें CFSC दे रखा था, और टेट्राहेड्रल वाला CFSC मांग रहा था। तो इन दोनों में हमारे पास ये रिलेशन है। हमने क्या किया? डेल्टा ओ की वैल्यू यहां पुट कर दी, डेल्टा टी आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आपको उसकी ज्योमेट्री बतानी है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो ज्योमेट्री जब बताओगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे Ni की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D8, नोबल गैस लिखने की जरूरत नहीं है, 3D8 4s2। ठीक, फिर यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे वो 0 ही आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी 3D8 4s2। ठीक है जी, यही रहेगी। तो इसका मतलब हम फिर वो 3D बनाएंगे। थ्री डी में 8 दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 4s भी बनाना है, और 4p भी बनाते हैं, याद होगा तुम्हें। ये 4p, ये 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। आप ध्यान से देखना। फिर हम देखते हैं ये सब भरने के बाद कि लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। तो आपको याद होगा CO तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हम क्या करते हैं डायग्राम में? फोर्स्ड पेयरिंग। क्या करते हैं? फोर्स्ड पेयरिंग। तो तुम्हें पता है क्या होगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 2 ये सारे इधर हो जाएंगे, सारे इधर हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ? ये फोर्स्ड पेयरिंग हो गई। 4 जगह खाली मिल गई, 1 2 3 4। यहां CO जुड़ जाएगा आके, क्योंकि जितने ऑर्बिटल खाली होंगे उतने ही लिगेंड जुड़ पाएंगे। हमें जोड़ने थे 4, 4 खाली कर दिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। और sp3 होती है बच्चों टेट्राहेड्रल। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए, बच गए 2 टेट्राहेड्रल। अब तुम देखो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, सारे पेड हैं, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम आराम से करिएगा। बस ये देखना, अगर लिगेंड वीक है तो चलने देना, स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स्ड पेयरिंग करनी है। ठीक है, धक्के से जोड़े बनाते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ। तो तुम जानते हो, अगर मैं दिखाऊं आपको 3 डब्बे नीचे T2G और 2 डब्बे ऊपर CFT, अगर आपको आता हो, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे होता है, T2G नीचे EG ऊपर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स समझते हो? ऑप्शन ए लगा के देखते हैं। डी में 7, डी में 7 क्या होता है? 1 2 3, हाई स्पिन ऊपर लेके जाओ, 4 5 6 7। जॉन टेलर इफेक्ट बता देता हूं। जॉन टेलर इफेक्ट होता है जब एसिमेट्री होती है। तो मुझे बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं सर। सिमेट्रिकल क्या होता है? जब इसको और इसको बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स मिले हो, मतलब जैसे नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये सिमेट्री में होंगे, और इन दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये सिमेट्री में होंगे। इन दोनों का आपस में कंपटीशन, इन तीनों का आपस में कंपटीशन,
बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिमेट्री होगी, और फिर जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। जॉन टेलर इफेक्ट तभी होता है जब एसिमेट्री होती है। तो ए वाले ऑप्शन में एसिमेट्री है। फिर डी में 8 भर के देखो, यहां डी में 8 भर के देखते हैं। डी में 8 भर के देखते हैं, ठीक है। 8 भरते हैं। 8 कैसे भरेंगे? 1 2 3, हाई स्पिन है, ऊपर जाओ, 4 5 6 7 8। तो यहां भी सिमेट्री है, यहां भी सिमेट्री है, तो यहां ए सिमेट्री नहीं है, यहां तो सिमेट्री है। और फिर यही ऑप्शन हो जाएगा। यहां जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। जॉन टेलर इफेक्ट वहां नहीं होता जहां सिमेट्री होती है, और यहां सिमेट्री है। ठीक है जी, बी ऑप्शन है ये। अब चलो सी ऑप्शन चेक करते हैं। डी में 4 भरने होते हैं तो, डी में 4 भरने होते तो बेटा 1 2 3, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऊपर चले जाओ। सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इनकी तो बन गई सिमेट्री, ये नहीं बनी सिमेट्री, तो यहां पर भी ए सिमेट्री है। यहां पर भी जॉन टेलर इफेक्ट होगा। फिर डी 9 करके दिखाने हैं। डी ऑप्शन और देख लेते हैं। डी में 9, डी में 9 भर के देखते हैं। डी में 9 भर के देखते हैं बेटा, ये रब कर देता हूं। ठीक है, ऐसे होता है। डी में 9 भरने हैं, 1 2 3, हाई स्पिन, ऊपर जाओ, 4 5 6 7 8 9। तो यहां तो सिमेट्री बन गई, यहां नहीं बनी, तो यहां भी क्या है? ए सिमेट्री। तो जहां ए सिमेट्री है वहां जॉन टेलर इफेक्ट है, जहां ए सिमेट्री नहीं है मतलब सिमेट्री है, वहां जॉन टेलर इफेक्ट नहीं है। तो जॉन टेलर इफेक्ट कहां नहीं है, यही पूछ रहा था। तो जहां सिमेट्री है वहां जॉन टेलर इफेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ गए, मैंने 4 ऑप्शन इसी डायग्राम में आपको समझा दिया। हाई स्पिन समझते हो, एक एक भर के ऊपर जाना है, ठीक है। Among the following complex is the one which shows 0 CFSC? किसमें होगा 0 CFSC? तो सारे 6 वाले केस हैं, तो तुम्हें पता होगा CFSC और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखवाया था ना, पीछे बताया था ना मैंने आपको कि T2G वाले -0.4, क्योंकि नीचे की तरफ है और उनके पास 0.4 हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाय उनके इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 0.6 EG के इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा O। बताओ, गिन लोगे? ये सारों के चारों वीक लिगेंड है। तो मुझे बताओ Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, लेकिन यहां +3 या तो 3 कम कर दो, 3 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 3d4। 3d4 भर के देखो, 3d4 इसमें भर के देखो, 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे ऊपर, 1 2 3 वीक लिगेंड है, और 4, 1 2 3 और 4, यानी T2G में 3 हो गए और EG में 1 हो गया। तो यहां रख के देखें, -0.4, x की वैल्यू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6। EG में कितने? EG में 1 है, डेल्टा O। तो ये तो 0 नहीं आएगा शायद, ये तो हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6, ये हो जाएगा -0.6 आई थिंक, डेल्टा O। ऐसे आपको तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में करके देखना है। ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। समझ गए ना कैसे करना है? आपको पहले सेंट्रल मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लिखना है, फिर आपके पास फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। फिर आपको 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे ऊपर, ये रफ में बना लेना है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही होता है, T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है, और ये चारों वीक लिगेंड है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब नीचे भर के एक एक फिर ऊपर जाना है। फिर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां रखोगे। x क्या होता है? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो x होता है, और EG जो y के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना 0 किस में आ रहा है। आसान है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11 मैच कर रहे हैं, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है ये जैसे पीछे। तो मुझे बताओ Cr, ये सारे ऑक्टेरल वाले केस हैं। Cr की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। फिर आप देखोगे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा। तो Cr पे अगर +3 हो तो हो जाएगा 3d3, 3d3 समझते हो? ये रफ में बना रहा हूं, इसी को देख के बता देना। ये T2G और ये EG वीक लिगेंड है,
3 भरने हैं, तो 1 2 3, तो क्या हो गया इसका आंसर? T2G 3, EG तक तो पहुंच ही नहीं पाए, EG 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए वाला सेकंड से मैच हो गया। ऐसे मुझे बताओ, अगर मुझे बी ऑप्शन देखना हो, बी ऑप्शन में Fe सब जानते हैं, Fe होता है 3d6 4s2। फिर Fe की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, वो +3 आएगी, +3 पे इसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5, और 3d5 समझते हो वीक लिगेंड है, तो पहले एक एक भरना है, 1 2 3 4 5, यानी T2G3 EG2, T2G3 EG2, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ये करना है और ऐसे ये करना है, समझ गए ना? ये डायग्राम है ऑक्टेडल का, 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे ऊपर, T2G नीचे EG ऊपर। वीक लिगेंड है तो एक एक भर के ऊपर जाना है, इनमें वीक ही है, और स्ट्रॉन्ग होता है इनमें कोई लिगेंड तो पहले नीचे भरते, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर जाते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये और बता दो। ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें NiS2O6 + 2 ग्रीन कलर का है, तो कलर मैटर नहीं करता, कलर कौन सा है, इसमें कलर है और इसमें कलर नहीं है। तो सब जानते हैं कलर तब होता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, और कलर कब शो नहीं करता? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जब डायामैग्नेटिक होता है। तो अगर मैं इसको देखूं, चेक करूं कि ये सही वाली स्टेटमेंट है क्या, सेकंड वाली, तो Ni 28 नंबर पर आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, X -4 = -2, तो निकल +2 में आएगा, +2 में आएगा तो ये हो जाएगा 3d8। 3d8 होने के बाद मैं फिर 3d बनाऊंगा, 4s बनाऊंगा और 4p बनाऊंगा। ये 3d, ये 4s, ये 4p। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दूंगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखूंगा लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, अरे ये तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? धक्के से जोड़ा बनाएगा, और धक्के से जैसे जोड़ा बनेगा तो ये भी पीछे आके पेयर बन जाएगा, और पेयर आते ही अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। ऊपर वाली चेक कर लेते हैं, तो ऊपर भी निकल यही आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी 2 ही आएगा, तो यही आएगा, ऐसे ही भर के दिखा देंगे। लेकिन लिगेंड क्या है? वीक। वीक लिगेंड में क्या होता है? ये एज इट इज रहता है, हम आगे जाते हैं, तो एज इट इज रहता है, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कलर शो करेगा, कलर शो करेगा, तो ये ट्रू हो गया, दोनों ट्रू है। बेटा क्लियर हो गया? CFST का फॉर्मूला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा O डेल्टा T में डेल्टा O बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? वो रिलेशन है 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T = डेल्टा O। अच्छा, कब इलेक्ट्रॉन नीचे रखकर एक एक रखकर ऊपर जाना है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कब नीचे पेयर बना के ऊपर जाना है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कब धक्के से फोर्स पेयरिंग करनी है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कब हंस रूल लगाना है, नॉर्मल चलना है? तो वीक लिगेंड। वीक लिगेंड की लिस्ट और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लिस्ट आपको एक बार रीड कर लेनी है। CFT जो है उसके दोनों डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए, रफ में बना के देख लेना, ठीक है। और दूसरा पीछे VBT की अजम्पशंस और लिमिटेशंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यही है आपकी थ्योरी, और यही है आज का टॉपिक, और यही है लेक्चर, और यही छुपा हुआ है 4 नंबर का सवाल। इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्यार से करना। जॉन टेलर इफेक्ट में बता दिया, जॉन टेलर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहां एसिमेट्री होती है, जहां सिमेट्री मिल गई वहां जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होता।